नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। ग्रुप की स्थापना की और किसानों के साथ काम शुरू किया। जयंती जी और बीरेन जी ने यहाँ एक दिलचस्प माणिकस्तु गोट बैंक भी खोला है। वे सामुदायिक स्तर पर बकरी पालन को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके गोट फार्म में करीब दर्जनों बकरियां हैं। माणिकस्तु गोट बैंक इसने किसानों के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार किया। 50 गांवों के 1000 से अधिक किसान इस दंपत्ति के साथ जुड़े हैं। उनकी मदद से गांव के लोग पशुपालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसी पर चलते हुए हमारे देश में अनगिनत लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। हमें मुसहर एक अत्यंत वंचित समुदाय रहा, बहुत गरीब समुदाय रहा। जरूरी संसाधनों तक गांव के लोगों की पहुंच और बेहतर हुई है। लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए उन्होंने 100 से अधिक मेडिकल कैंप लगवाए हैं। भारत की सुंदरता, यहाँ की विविधता और हमारी संस्कृति के अलग अलग रंगों में भी समाहित है। मुझे देखकर अच्छा लगता है कि कितने ही लोग निस्वार्थ भाव से भारतीय संस्कृति के संरक्षण और इसे सजाने संवारने के प्रयासों में जुटे हैं। पढ़ाई के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा था। वो रोजाना 20 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते थे और ऐसे में ही उनका अपनी भाषा को संरक्षित करने का संकल्प दृढ़ हुआ। साहित्य क्षेत्र में मानसा जी। राकेश जी, आज मन की बात का 110वां एपिसोड था। इस प्रदर्शनी के माध्यम से आप क्या दिखाना चाहते हैं? इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के अभी तक के हमारे पास जो संकलन है वे 108 जो एपिसोड हुए हैं। इसमें भारत के विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न गांव के, विभिन्न समाज के लोगों के विकास के एक गाथा लिखी हुई है। प्रधानमंत्री जी के मुखारबिंद से मन की बात में जो बहुत जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते, जहाँ देश में मीडिया नहीं पहुँच सकता, जहाँ पे कोई विकास की किरण नहीं है, वहाँ पे किस तरीके से लोग अपने जीवन को स्वावलंबी बना रहे हैं, किस तरीके से अपने भारत को आत्मनिर्भर, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत का, उसमें किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ये मन की बात के माध्यम से मोदी जी ने हमें आज 110वां एपिसोड था, उसमें हमको हमेशा हर एपिसोड में बताते हैं। हमारा सांसद है और देश के प्रधानमंत्री है। दुनिया का भी सौभाग्य है कि दुनिया उनके नेतृत्व को स्वीकार कर रही है, जिसमें कहीं पे दूर दराज में जो हमारी महिलाएं हैं जो स्वावलंबी बनना चाहती हैं, किस तरीके से अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं और आज स्वावलंबी बनी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। राकेश जी, उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, इसका कितना असर पड़ने वाला है? कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। अरे आपने देखा कि इनका इंडी गठबंधन, इस सपा कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप, ये इंडी गठबंधन आपने देखा कि वे समाप्त हो गया, ध्वस्त हो गया। तो ये कांग्रेस और पहले भी दो बबुए जो है उत्तर प्रदेश में एक साथ होकर के लड़े थे और वे चारों खाने चित हुए हैं, तो इनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीटों का आपका आंकड़ा कम हुआ था। अरे सीटों का आंकड़े कम की बात छोड़ दीजिए, कई बार कई परिस्थितियां होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो जाति को बांट करके जो लोग भी राजनीति करते थे, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई भी नेता न हो, इसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा केवल हमारे लिए 4 जातियाँ हैं, एक महिला है, एक हमारे लिए गरीब है, एक हमारे लिए किसान है और एक हमारे लिए युवा है। इसके अलावा कोई जातियाँ नहीं है। तो आज उन्होंने भारत को एक भारत एक श्रेष्ठ की जो परिकल्पना है उसको साधते हुए प्रधानमंत्री जी हमारी गरीब महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, उनके उत्थान के बारे में सोच रहे हैं, युवाओं के रोजगार स्वावलंबी कैसे बनेंगे उनके बारे में सोच रहे हैं, हमारे किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी उसके लिए सोच ही नहीं रहे हैं, ये कर रहे हैं और करके उन्होंने दिखा दिया। किसान आंदोलन
कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि आज दुगनी हो गई है। किसान ये सब राजनीति से प्रेरित है। पूरे देश का किसान देख रहा है, पूरे देश का नौजवान देख रहा है, पढ़ा लिखा मतदाता दे रहा है कि केवल राजनीति से प्रेरित यह जो किसान आंदोलन है, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ पार्टियों के द्वारा उकसाया हुआ आंदोलन है। उस पर भी हमारी सरकार उनसे वार्ता कर रही है और उनके सभी समस्याओं का एक जो समाधान उचित समाधान होना चाहिए, उस पर हमारे मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। किसानों के लिए जो मोदी जी ने किया है, आज आप देख रहे हैं कि किसानों को 2000 जो 3 महीने पे मिलता है, एक उनकी ये कितना बड़ा मिलता है, उनको एक आर्थिक आधार मिल जाता है जिससे वे अपने किसान खेती जो गरीब किसान हैं उनको खेती बाड़ी में सहायता होती है। बनारस में अजय राय जी मोदी जी को अकेले टक्कर देने वाले हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अजय राय जी टक्कर कहाँ दूर दूर की बात करें। आज मोदी जी ने दिखा दिया, चाहे अभी 3 चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश हुआ है, राजस्थान हुआ है, छत्तीसगढ़ हुआ है, वहाँ पे मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया है। अब मोदी जी को जनता ने वोट दिया है। घोसी में क्या हुआ? और घोसी की बात छोड़ दीजिए, आप घोसी की बात करते हैं, आप आगे की बात क्यों नहीं, आजमगढ़ की बात क्यों नहीं करते हैं? आप आजमगढ़ की बात कीजिए। अभी मैं 3 प्रांतों की आपकी बात कर रहा हूँ, इन 3 प्रांतों की बात कीजिए। तो आज पूरे देश का मतदाता उसके नेता मोदी जी हैं और मोदी जी को देख रहा है, क्योंकि उसको मोदी जी हैं तो मुमकिन है, गारंटी की अगर कोई जगह है तो गारंटी केवल मोदी जी की गारंटी है और उन्होंने अपने ये 2 कार्यकाल में दिखा दिया। इसलिए हम 80 की 80 की सीटें उत्तर प्रदेश में देखेंगे। अभी बबुआ का जयंत चौधरी जी के साथ भी गठजोड़ हुआ था, वे भी खत्म हो गया। आगने वाला कल जो भी लोग बचे खुचे हैं, समाजवादी पार्टी के चाहे वह कांग्रेस के, कितने लोग जो है चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में आना, तो इस बात इन लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। कहीं चाहे वह राहुल गांधी जी हो और चाहे वह अखिलेश जी हो, ये सारी की सारी जो है सपने जो मुंगेरी डाल के ये ध्वस्त होने वाले हैं मोदी जी के नेतृत्व। चंदौली में वीरेंद्र सिंह को सपा का प्रत्याशी बनाया। मैंने आपसे 80 की 80 सीटों की बात कर दिया। चंदौली में कोई लड़ाई नहीं है, हर जगह मोदी जी हैं। कौन लड़ेगा चंदौली? ठीक, चंदौली में ये तो हमारा नेतृत्व तय करता है, जिस नेतृत्व जिसको भी तय करे, हमारा वहाँ हर जगह कमल लड़ता है। आपको एक बात जान जाइए, कमल हमारा निशान है और कमल ही लड़ता है। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, वे हर जगह संसदीय कार्यालय हमारे खुल रहे हैं, चंदौली में भी खुलने जा रहे हैं और हमारा केवल एक प्रत्याशी है, वह कमल है। मोदी जिसके हाथ में कमल भेजेंगे, जनता उसको कमल को वोट देगी। हम लोगों को, अब तो हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को जो भी संगठन जहाँ भी जो निर्देश देता है वह काम करते हैं। इसलिए हम लोगों की इच्छा ये कहीं नहीं कि हम कहाँ लड़ेंगे, क्या करेंगे। हम संगठन का काम करें, नेतृत्व जो हम लोगों को तय करता है वही हम लोग काम करते हैं। आज की मन की बात में जो पिछले 15 दिन और आगामी 3 महीने की भूमिका माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों के सामने रखी है, महिला सशक्तिकरण से लेके वन विभाग और पशु और एवं जो ड्रोन की विशेषता महत्ता है, उसके साथ ही साथ हम युवाओं को या जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनको मोटिवेट किया है कि वो आगामी लोकसभा के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी दें। अनूप जी, बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश जी का गठबंधन हो गया है। अभी मन की बात का कितना असर पड़ेगा, सब क्या परिणाम रहेगा तो गठबंधन की वजह से? देखिए, वो गठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। वो चुनाव जब आता है तो 2 लोग गलबहियाँ करते हैं और जब चुनाव के बाद टाएं फिक्स हो जाते हैं तो अलग अलग राहों में निकल जाते हैं। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी एक राह और एक उद्देश्य, केवल देश को लेकर चलते हैं और देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। बेरोजगारी के सवाल पे कांग्रेस या आपके अखिलेश जी घेरने वाले हैं, क्या परिणाम रहेगा इसका? देखिए, बेरोजगारी है, लेकिन ऐसे लोगों के बीच में बेरोजगारी है जो लोग राजनीति को व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, उनके लिए बेरोजगारी है।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से युवाओं को आह्वान किया है कि विभिन्न नए क्षेत्रों में आईटी सेक्टर का इस्तेमाल करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वे रोजगार को क्रिएट करें और अन्य लोगों को रोजगार दें, तो मुझे लगता है कि रोजगार की कमी उन राजनेताओं को है जिन लोगों ने राजनीति को व्यवसाय बना लिया था। भारत का युवा रोजगार से परिपूर्ण है और नए भारत का निर्माण कर रहा है, पूरी दुनिया में भारत का परचम फहरा रहा है। राकेश जी, आज मोदी जी का 110वां एपिसोड था मन की बात, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? देखिए, मोदी जी ने बताया कि आज 110वां एपिसोड है और हम लोग 111वें एपिसोड में मिलेंगे। ये अंक गणित का एक बहुत बड़ा जो है आप कह सकते हैं कि समीकरण है कि 111 और ऐसी स्थिति में जब आप बढ़ते हैं आगे की ओर और 111 को जोड़ते हैं आप, तो 1 बराबर 3 होता है। 1 + 1 + 1 = 3। और ये परिलक्षित करता है कि देश में तीसरी बार मोदी की सरकार बनने जा रही है। निश्चित तौर पे मोदी जी फिर प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और देश में रुके हुए जो भी विकास कार्य हैं जिस पर अभी फोकस होना बाकी है, वो सभी विकास कार्य पूर्ण होंगे मोदी जी के इस तीसरे कार्यकाल में। इस पर आप कोई गीत बनाए, उसको जरा सुनाइए, क्लाउन टाइप्स के 10 को। फिर से मोदी बनई है सरकार रे, होई 400 पार रे। फिर से मोदी बनई है सरकार रे, होई 400 पार रे। बटन कमल का दबे होठ, वोट कमल पर पड़े। बटन कमल का दबे, वोट कमल पर पड़े। बने भाजपा सरकार रे, बने भाजपा सरकार रे। फिर से मोदी बनई है सरकार रे, होई 400 पार रे। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए देश को एक विश्वास के नए वातावरण में ले गए और ये लोग रोज नया प्रयोग कर रहे हैं। कभी नीतीश जी उसका नेतृत्व करते हैं, वो छटक के हमारे पाले में आ जाते हैं। जयंत जी का सुर बदल गया है और यहाँ तक कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जी भी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी इंडिया जो घटिया गठबंधन है उससे उनकी विरक्ति हो गई है और वह मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास कायम करने लगे हैं। तो देश में एक नया वातावरण है, एक नया माहौल है और हम समझते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का लक्ष्य है, हम इस बार 400 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाएंगे, तो हमें लगता है कि वह अवश्य पूरा होगा। पूरा विश्वास, जनता का विश्वास, जनता जनार्दन का विश्वास आज मोदी जी के नेतृत्व में है। जितना मीडिया विश्लेषण आ रहा है, जो मीडिया आपके बारे में बराबर आप मैंने जो आरोप है कि गोदी मीडिया, वो भी अब कह रहा कि लड़ाई कठिन हो गई, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, वो लोग हताश हैं। मीडिया ने वह खेल खेला जो 70 बरस से खेलते आए। इसी मीडिया ने जो हमारे विरुद्ध थी, जो वामपंथी हमारे मित्र थे, उन्होंने लगातार यह प्रयास किया कि सनातन पर कुठाराघात हो, इस देश में राम के अस्तित्व के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़े, काशी विश्वनाथ मंदिर में हम एक ईंट न रख सकें। साक्षात उनके इतिहासकार वो इरफान हबीब कहते हैं कि ये मस्जिद जो बनाई गई है ज्ञानवापी, वो मंदिर तोड़कर बनाई गई है, इसके लिए किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ये लोग इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं। जनता जब स्वीकार कर रही है तो ऐसे मीडिया में बैठे लोगों की मानसिकता भी बदल रही है। वो घबराए हुए हैं कि उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। आगे जो घूमते थे, सैर करते थे, ऐश करते थे, जम्मू कश्मीर धारा 370 के नाम पर नहीं हटाया जाना चाहिए, आज वही स्वीकार कर रहे हैं। तो एक देश में मीडिया का भी एक वर्ग था जो लगातार सनातन में और के खिलाफ होता था और तुष्टीकरण के वो प्रशस्ति गान गाते थे। आप एक मजे हुए पत्रकार भी हैं, यानी पूरी लड़ाई जो है राम मंदिर, धारा 370 और काशी विश्वनाथ धाम, इसी पर होगी। देखिए, लड़ाई राम
मंदिर की नहीं है, ये हमारे आस्था का है। हमारा अगर करोड़ों भारतीयों की आस्था अगर राम मंदिर में है तो उसे क्यों अस्वीकार कर रहे हैं? जब देश को आज़ादी मिली, आप पराड़कर जी को पढ़ लीजिए, मैंने पराड़कर जी की बहुत सारे संपादकों को सामने लाने का प्रयास किया है। जब पहली बार सोमनाथ मंदिर में निर्माण हुआ तो अगर उसी समय ये समस्याएं हल कर दी गई होती, आपने मांगा टुकड़ा लाहौर हमारा था, कराची हमारा था, अखंड भारत था, बांग्लादेश हमारा था, हमने उसको दिया। कितना सीने पे जख्म हुआ है इन भारतीयों के, इसका इतिहास नहीं जानते हैं लोग। तो आज वह आपने इतने के बावजूद भी आपको संतोष नहीं है, संतुष्ट नहीं है, और तुष्टीकरण की राजनीति को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो देश की जनता उसको खारिज कर रही है। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में वह फिर से 400 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाने के लिए आतुर है। इस बार का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा? राम मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद या फिर बेरोजगारी? मुझे लगता है सभी को जोड़ कर लड़ेगा। एक व्यक्ति जब वोट देने जाता है तो सबकी अपनी अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं। यदि नौजवान है, बेरोजगार है, तो बेरोजगारी सोच के वोट देने जाता है। यदि कोई धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो धार्मिक के आधार पर सोचते हुए जाता है, और कोई यदि कामकाजी व्यक्ति है तो अपने व्यापार के आधार पर सोच के जाता है। व्यापार की पोजीशन क्या है इस समय? व्यापार की पोजीशन यही है कि जैसे खूब मेहनत कर लीजिए और उसके बाद आप हाँफने लगी, तबीयत खराब हो जाती है। तो इसका असर पड़ेगा इस बार के चुनाव में? नहीं, क्योंकि जो हम मेहनत करके अभी हाँफ रहे हैं वो इसलिए नहीं हाँफ रहे हैं कि हमारे हाथ से सब कुछ छूट रहा है। हम इसलिए हाँफ रहे हैं कि हमने मेहनत खूब जम कर की है, इसलिए सुनहरा भविष्य आगे है और हम सुनहरे कल के लिए आगे वोट डालने जाएंगे। हम व्यापारी लोग मोदी जी के नेतृत्व में जरूर, मुझे लगता है कि उनके अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है जो इससे इतना अच्छा सशक्त और पूरे देश को जुड़। जैसे आज मन की बात में हमने देखा कि जहाँ एक तरफ वो कश्मीर की बात हो रही थी, वहाँ की फोटो आ रही थी, वहीं कन्याकुमारी की बात हो रही थी, वहीं आसाम की हो रही थी, गुजरात की हो रही थी। तो एक साथ पूरे देश को, चारों कोने को जोड़ने का काम या तो शंकराचार्य जी ने किया या राजनीतिक रूप से मोदी जी ने किया। व्यापारी इतना परेशान है, आप लोग भी बराबर संघर्ष कर रहे हैं और उसके बाद भी आप मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं, ऐसा क्यों? परेशान नहीं है। देखिए, ये ट्रांसमिशन का फेज़ है, चीज़ें बदल रही हैं। पहले हम लोग लाल रंग की डायरी में मुंशी जी लिखा करते थे, अब वो डायरी बदलकर कंप्यूटर पे चली गई है। चीज़ों को जिस तरह से बदला जा रहा है, उस बदलाव के समय वही मैं बोला कि ट्रांसमिशन का फेज़ है। ऑनलाइन का व्यापार कितना प्रभावित कर रहा है? बहुत प्रभावित कर रहा है। मैं इस पर जरूर सरकार से आग्रह करूँगा कि ऑनलाइन का ट्रेड वो करें, लेकिन ऑनलाइन का जो रेट होता है वो हमारे एमआरपी जो दुकान के रेट है उससे अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एथिक्स के खिलाफ है। कभी व्यापार का जो एथिक्स होता है उसके खिलाफ है। अगर सस्ता में ऑनलाइन मिलेगा और वही सामान अगर दुकान पे महंगा मिलेगा तो आम आदमी दुकानदार को चोर कहेगा, जबकि वो चोर नहीं है, उसी चीज वही ब्रांड वो बेच रहा है। मतलब यूपी में क्या पोजीशन रहेगी इस बार? इस गठबंधन का कितना असर पड़ेगा? किस गठबंधन का? जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, इंडी गठबंधन है, इसका कितना असर पड़ेगा? तो बहुत मेहनत करेंगे। जैसे है कि आप बहुत बहादुर हैं, शेर से लड़ गए तो रिजल्ट क्या है? शेर मार के खा गया। तो यूपी में ये जो गठबंधन है ये पराजित होगा, क्योंकि इस गठबंधन की सोच जो है, जो विचार है, वो इनकी साफ नहीं है। और इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश में तो पूरी तरह से जय श्री राम होगा। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।